Hello everyone, myself Iqbal. I welcome you on Unacademy Just Get Civil. Unacademy ने ये Just Get Civil लॉन्च किया है पार्टिकुलरली गेट प्रिपरेशन के लिए। गेट प्रिपरेशन एक इम्पोर्टेंट आजकल है क्योंकि इसके थ्रू आप बहुत सारे पीएसयू ज्वाइन कर सकते हो, एमटेक के लिए आगे बढ़ सकते हो। देखिए आजकल बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है मार्केट में, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, लेकिन आई अश्योर यू कि वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अभी के टाइम में है वो अनअकैडमी है। जितने भी बेस्ट फैकल्टीज हैं वो आपको अनअकैडमी में मिल जाएंगे। अनअकैडमी में वो अपना क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, स्टूडेंट को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। गेट में आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें मेंटल एबिलिटी को आपके टेस्ट किया जाता है, मेंटल एबिलिटी को। देखिए दो तरह के एग्जाम आजकल ज्यादा चलते हैं आपके, अगर मैं कहूँ तो एक तो गेट एग्जामिनेशन, दूसरा इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन। गेट में और इंजीनियरिंग सर्विसेज में डिफरेंसेस हैं। गेट एग्जामिनेशन में मैंने कहा कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में डायरेक्टली मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, और जो अगर फार्मूला आपको याद है तो आप तुरंत क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन गेट में ऐसा नहीं है। गेट में आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तो गेट क्रैक करना मुश्किल, इतना आसान नहीं है आपके लिए गेट क्रैक करना। देखिए ये प्लेटफॉर्म आपको आपके सारे के सारे जितने कंसेप्ट हैं, पार्टिकुलरली सिविल इंजीनियरिंग की बात मैं कर रहा हूँ, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं अलग अलग बेस्ट फैकल्टीज आपको मिलेंगे। हर सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और उसके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। कंसेप्ट के साथ साथ कैसे न्यूमेरिकल को बनाना है, अप्रोच क्या रहना चाहिए कि मिनिमम टाइम में हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लें। टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है गेट एग्जामिनेशन में। 3 घंटे में आपको क्वेश्चन सारे के सारे करने होते हैं, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट काम है। सारे के सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट कहा जा सकता है गेट एग्जामिनेशन के। टाइम टाइम का मैनेजमेंट, और टाइम का मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हो, जितना ट्रिक आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ट्रिक लगाओ। डिफरेंट ट्रिक्स विल लेट यू नो कि कैसे ये ट्रिक लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करें, ताकि कम टाइम में आप ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट कमिंग टू, मैं अपने बारे में आपको बताता हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस 8 साल एंड एबव है कि मैं इस गेट फील्ड और इंजीनियरिंग सर्विसेज के फील्ड में। मैंने अभी तक कम से कम 20,000 स्टूडेंट्स को पढ़ा रखा होगा, पार्टिकुलरली गेट प्रिपरेशन और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रिपरेशन के लिए। मैंने बहुत सारे एग्जाम क्लियरफाई, मतलब अब तक बहुत सारे एग्जाम मैंने क्लियर कर रखा है। डीएमआरसी है, गेट है, स्टेट सर्विसेज एग्जामिनेशन, एनटीपीसी, बहुत सारे हैं। मैं बहुत ज्यादा मैंने अपने बारे में नहीं लिखा है। जो मैं पढ़ाऊंगा तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, सर ने सर का एक्सपीरियंस और मेरा सजेशन जो अगर आप लोग फॉलो करोगे तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। ओके फाइन। नेक्स्ट, अगर मैं इस प्लेटफॉर्म की बात करूं तो सबसे पहले हमारी बात होनी चाहिए कि हम इस प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करें। उसके लिए सबसे पहले हमें प्ले स्टोर में जाना होगा। अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो प्ले स्टोर में जाइए, अगर एप्पल का फोन है तो आईओएस में जाइए। वहां पे अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप टाइप करो, टाइप करने स्टेप फॉलो करें तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा खुद ब खुद, जो लिंक कर रहा है ये आपको इंस्टॉल करने का। यहाँ से आप इंस्टॉल करो। इंस्टॉल करने के बाद आप क्या करो कि आपको ये ऑप्शन आएगा स्टेप 3 में। आप ये देख सकते हो कि डिफरेंट एग्जामिनेशन है यहाँ पे। उसमें आपको सबसे पहले गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज पर क्लिक करना है, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है इसी से रिलेटेड है। नाउ फर्दर आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो वहां पर प्लस लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करोगे तो आपको गेट सब्सक्रिप्शन का स्टेप 5 में ये चीजें आने लगेंगी। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये स्टेप 6 में ये आएगा 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, 24 मंथ सब्सक्रिप्शन। पता क्या है कि 1 साल का लो या 2 साल का लो। अगर 1 साल का लेते हो तो आपको 1875 पर मंथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और 24 मंथ का लेते हो तो आपको 1125 पर मंथ देना पड़ेगा। इन शॉर्ट अगर मैं समझाना चाहूँ इसको, तो आपको 1 साल के लिए 2200 500 देना होगा और 2 साल के लिए 2700 देना होगा। ऑब्वियसली जो स्टूडेंट 2 साल के ले लिए दे विल बी मोर बेनिफिशियल, बिकॉज आपको
एक अच्छा टाइम मिलेगा प्रोफेशन के लिए, और मैंने आपको कहा कि बेस्ट फैकल्टीज मिलेंगे। अगर वंस आपने ये प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लिया तो ऐसा नहीं है सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म इस पार्टिकुलर जस्ट गेट के लिए आप इन्वॉल्व हो। आप कोई भी चैनल्स को इन्वॉल्व करा, एक बार अगर जस्ट गेट को इन्वॉल्व करा लिया तो आपको कहीं भी जाए मीन्स अनअकैडमी में और भी सब्सक्रिप्शन में जाके आप आपको प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा इसमें, वो है कि आपको ये कोड अप्लाई करना होगा। अगर आप चाहते हो कि 10% ये कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो 10% आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, और ये अप्लाई करना जरूरी। इसको अप्लाई नहीं करोगे तो फिर आपका सब्सक्रिप्शन प्रॉपर वैलिड नहीं माना जाएगा, इसलिए इसको अप्लाई करने की कोशिश करना। 100% एक बार 10 को अप्लाई करना। एक बार जैसे ही अप्लाई करोगे आपको ये पेमेंट मेथड आने लगेंगे। आप पेमेंट मेथड आजकल आप लोग उससे ज्यादा बेहतर जानते हो, डेबिट कार्ड मेथड है, EMI है, UPI है, वॉलेट है, नेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हो। करेक्ट। नाउ फर्दर मैं पर्टिकुलरली वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेने वाला हूँ। उसमें दो सब्जेक्ट आते हैं, हाइड्रोलॉजी है, दूसरा आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये दोनों सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट को देखा जाए तो हाइड्रोलॉजी से आपके गेट में 4 से 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मीन्स वाटर रिसोर्सेज है पर्टिकुलरली। उसमें अगर मैं बात करूँ हाइड्रोलॉजी की तो 3 से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इरिगेशन से 2 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात करूं मैं, एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग सर्विसेज का नहीं है, लेकिन मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि हाइड्रोलॉजी से 4 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इरिगेशन के 4 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर, मैंने कहा कि मैं हाइड्रोलॉजी सब्जेक्ट को टेकअप करने वाला हूं, तो इसको मैंने 7 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सब डिवीजन ऑफ हाइड्रोलॉजी जब मैंने कर रखा है, जो मैं टॉपिक लेने वाला हूँ, सबसे पहले उसमें हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, इवापोरेशन होगा, इवापोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, रन ऑफ होगा, हाइड्रोग्राफ, फ्लड रूटिंग, वेल हाइड्रोलिक्स, ये सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा। अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन्फिल्ट्रेशन, हाइड्रोग्राफ और फ्लड रूटिंग। ये तीनों टॉपिक से आपके 70% ऑफ द क्वेश्चन या 80% भी कह सकते हो क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं हाइड्रोलॉजी के। तो ये तीनों टॉपिक आपको अच्छे से करना होगा। अच्छे से ये पार्टिकुलरली कहने का ये मतलब नहीं है कि बाकी सारे आप छोड़ दो, ऐसा नहीं। सारे अच्छे से करने, लेकिन इस पर थोड़ा फोकस करते हुए हम लोगों को करना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, मेरा फर्स्ट मॉड्यूल होगा, उसमें मैं कवर करूंगा हाइड्रोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। प्रेसिपिटेशन क्या है, मीन प्रेसिपिटेशन एंड इट्स कैलकुलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉइंट, रेनफॉल एंड प्रोबेबिलिटी, ये हम देखेंगे। सेकेंड मॉड्यूल में मैं जब क्लासेस दूंगा तो उसमें ये टॉपिक होगा अब्स्ट्रैक्शन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन। उसके अंदर इवापोरेशन आएगा, मेजरमेंट ऑफ इवापोरेशन और इवापोरेशन ट्रांसपिरेशन, ये सारी चीजें मैं वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगा। करेक्ट है ना। सबसे पहले अगर मैं समझना चाहूँ, देखिए ये सब्जेक्ट की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको डे टू डे लाइफ में ये आप फील कर सकते हो इस सब्जेक्ट को। रेनफॉल हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल का कुछ, रेनफॉल जो भी आपका प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में रेनफॉल हुआ वो क्या होगा, कुछ आपका वाटर जो है इन्फिल्ट्रेट करेगा, कुछ आपका इवापोरेट करेगा, कुछ आपका क्या होगा रन ऑफ में डेवलप हो जाएगा, जो कि आपको दिखते होंगे रोड्स पे। अगर वही रन ऑफ अगर ज्यादा हो गया तो वो फ्लड का रूप ले लेता है। तो हमें ये सारी चीजें, ये सब्जेक्ट को आप फील करोगे, जब मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि यस दिस इज द थिंग। बहुत सारी चीजें आप न्यूज में देखते होंगे कि आज रेनी डे है या आज इतना रेनफॉल हुआ, ये सब सारी चीजें क्या है, किस दिन को रेनी डे कहना है, किस दिन को नहीं कहना है, ये सारी चीजें मैं आज तक आप लोग सुनते हो कि ये रेनी डे कहा गया, वो रेनी डे गया, लेकिन टेक्निकलिटी में मैं आपको समझाऊंगा किस दिन को रेनी डे कहा जाता है, किस दिन को रेनी डे नहीं कहा जाता है। देखिए ये एक हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मैंने दिखा रखा है, इसको मैं डिटेल में इसको भी टेकअप करूंगा, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, सबसे पहले आते हैं हाइड्रोलॉजी इंट्रोडक्शन को डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोलॉजी, हाइड्रो मीन्स व्हाट, वाटर, लॉजी मीन्स स्टडी। तो पानी से रिलेटेड आप जो भी चीज पढ़ोगे मीन्स हाइड्रो से रिलेटेड, वो उसके स्टडी को हम कहते हैं हाइड्रोलॉजी। करेक्ट। हाइड्रोलॉजी इज द साइंस दैट डील्स विद द occurrence, circulation and distribution of water on the earth's surface, below the ground and its atmosphere.
कहने का मतलब सिंपल ये समझ लो कि पानी किस फॉर्म में अकर कर रहा है, सर्कुलेट किस फॉर्म में कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन किस फॉर्म में हो रहा है। देखिए लिक्विड जो वाटर है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, वेपर्स के फॉर्म में। तो जनरली सरफेस पे हमारे अर्थ सरफेस पे लिक्विड के फॉर्म में भी रहता है, सॉलिड के फॉर्म में भी रहता है, एटमॉस्फेयर में वेपर्स के फॉर्म में रहता है, और ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड बात करें तो जनरली ग्राउंड वाटर के फॉर्म में रहता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इस सब्जेक्ट को समझने के लिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, मेरा जस्ट ये कहना है कि उसको समझो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और पर्पस क्या है, उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव ऐसे समझो कि अगर कहीं पे पानी हो रहा है, कहीं पे बारिश हो रही है, तो जान इंडिया इज बीइंग ए ट्रॉपिकल कंट्री, यू नो वेरी वेल, तो यहाँ पे रेनफॉल क्या है, कहीं पे बहुत ज्यादा होती है, कहीं बहुत कम होती है। तो आप कहीं कहीं सुनोगे कि ड्राउट आ गया, कहीं कहीं फ्लड आ गया। तो इस पानी को हम कैसे मैनेज करें कि अगर ड्राउट का सिचुएशन है तो उस पानी को हम यूटिलाइज कैसे करें, जो भी रेनफॉल है उसको हम स्टोर करके उसको नेक्स्ट कमिंग डेज के लिए या कमिंग मंथ्स के लिए उसको यूटिलाइज कर सकें। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा कि जो भी आपका वाटर है, यील्ड है, किसी कैचमेंट में अगर बारिश होती है तो उसको हम लोग कैसे स्टोर करें। ठीक है, स्टोर करने के लिए हमें सबसे पहले उसको हमें एस्टिमेट करना होगा कि इस पर्टिकुलर एरिया में इतनी बारिश हो रही है तो इतना हमारा इन्फिल्ट्रेट कर गया होगा, कुछ अमाउंट इन्फिल्ट्रेट करेगा, कुछ आपका रन ऑफ में चला जाएगा, कुछ आपका इवापोरेशन के फॉर्म में ऊपर चला जाएगा, जो बचेगा वो रन ऑफ के फॉर्म में जाता है। तो यही चीज मैं समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, किसी पर्टिकुलर कैचमेंट एक एरिया में होता है, ठीक है, उस एरिया में बहुत सारे लॉसेस होते हैं, इवापोरेशन के फॉर्म में, इन्फिल्ट्रेशन के फॉर्म में, ये सारे लॉसेस होते हैं, ये कैचमेंट लॉसेस कहा जाता है। उसके बाद जो वाटर बचता है वो रन ऑफ के फॉर्म में होता है। यही रन ऑफ वाटर, यही पानी को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फ्यूचर यूज के लिए। अब सबसे पहले समझते हैं नेक्स्ट इनकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन क्या है, अगर हमें पता चल गया कि इस कैचमेंट में कितना रन ऑफ जनरेट हो रहा है तो उस पर्टिकुलर वाटर को हम कहीं स्टोर कर सकते हैं। और स्टोर कैसे करेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले एक हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाना होता है। हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जनरली आप डैम के फॉर्म में बना सकते हो या और बैरेजेस के फॉर्म में बना सकते हो। ठीक है, डैम बनाते हो तो रिजर्वायर सिस्टम होता है, जनरली जब रिजर्वायर सिस्टम आप डेवलप करते हो तो कोशिश ये रहती है कि मल्टीपर्पज रिजर्वायर सिस्टम, मल्टीपर्पज रिजर्वायर सिस्टम का ये फायदा होता है कि आप उससे इरिगेशन के लिए भी पानी ले सकते हो, सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वो आप पानी यूटिलाइज कर सकते हो सप्लाई वाटर के लिए, पीने के लिए, फिर इरिगेशन के लिए हाइड्रो पावर जनरेट कर सकते हो। दूसरा ये सब्जेक्ट पढ़ने का फायदा क्या है, आपका फ्लड मैनेजमेंट एंड इट्स कंट्रोल, क्योंकि आपको पता होगा कि रन ऑफ कितना जनरेट होता है। जब आप पढ़ोगे इसको तो आपको पता चल सकता है कि अगर रन ऑफ इस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा होता है तो वो फ्लड का रूप ले लेता है। तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर मैंने आपको कहा था कि जैसे आप हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाते हो तो शेयरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन ऑफ वाटर, प्रेफरेंस ऑफ वाटर एलोकेशन। सबसे पहले आपका जो भी पानी आप स्टोर कर रहे हो किसी तरीके से म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई, सब मोस्ट इम्पोर्टेंट ये होना चाहिए आपके लिए कि सबको पानी सप्लाई मिले पीने के लिए, म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई। उसके बाद अगर पानी बचता है देन यू कैन गो फॉर इरिगेशन, और उसके बाद पानी है तो आप हाइड्रो पावर के लिए जा सकते हो, इंडस्ट्रियल सप्लाई वाटर के लिए जा सकते हो, नेविगेशन के लिए जा सकते हो, ड्राउट मैनेजमेंट भी उसमें कवर हो सकता है और पॉल्यूशन कंट्रोल वो भी होता है। एक चीज और बता दूं मोस्ट इम्पोर्टेंट, लोग जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पानी की कमी हो गई, पानी कम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। टोटल वाटर सोर्स जो है अर्थ में वो कांस्टेंट है, वो रिसाइकल होता रहता है। आप होता क्या है कि लोग जो है आजकल ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको पानी का जो है ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से पानी की कमी हो रही है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ वाटर सोर्स है वो कांस्टेंट है, वो ना घट रहा है ना बढ़ रहा है वो, लेकिन ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से आपका वाटर की प्रॉब्लम हो रही है। नेक्स्ट, अगर मैं अभी जो डिस्कस कर रहा था उसको मैं बता रहा हूँ कि टोटल अवेलेबल वाटर अभी जो है वो 1360 मिलियन किलोमीटर क्यूब है, जिसमें कि 97.2% आपका सलाइन वाटर है। किस तरह का वाटर है? सलाइन वाटर है। ओनली 2.8% वाटर इज यूजेबल, मतलब फ्रेश वाटर आपका सिर्फ 2.8%। और उसमें भी अगर देखा जाए तो 2.15% आपका ग्लेशियर के फॉर्म में है जनरली,
पोलर आइस कैप्स में होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ये सारे होते हैं। और इस 2.8% में 0.32% आपके डीप ग्राउंड वाटर में है, मतलब एज ए ग्राउंड वाटर के फॉर्म में है, जिन डेप्थ ऑफ 800 mm जिसका है, जिसका ओनली 0.33% अवेलेबल जो वाटर है आपका फ्रेश वाटर के फॉर्म में ह्यूमन की यूज के लिए है। ठीक है, अब फर्दर बात करें कि हमारे पास कितना है टोटल वाटर, 13-16 मिलियन किलोमीटर की, और अपने को सिर्फ जो फ्रेश वाटर मिलता है वो सिर्फ 0.33 ही है। ठीक है, अगर मैं इसको इसको टोटल वाटर से इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ कि कितना वाटर हमें मिलता है यूटिलाइजेशन के लिए, तो सिर्फ 4.5 मिलियन किलोमीटर की अवेलेबल फॉर यूज के लिए, जो ह्यूमन यूज के लिए सिर्फ इतना ही पानी है। अगर बात करी जाए क्या कि वर्ल्ड एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन ये माना गया कि 100 सेंटीमीटर, और इंडिया का जो एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन 119.4 सेंटीमीटर है। करेक्ट है। अगर मैं बात करूं इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3.28 into 10⁻6 स्क्वायर किलोमीटर। करेक्ट है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर हम निकाल सकते हैं इससे। टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है आपका 3,916 किलोमीटर क्यूब है। अगर इसमें हम स्नोफॉल को ऐड कर दे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 4,000। फिर इवापोरेशन लॉस, अगर हम इसमें देखते हैं कि इवापोरेशन लॉस हमारा 700 किलोमीटर क्यूब इतना वाटर इवापोरेट कर जाता है। ठीक है, वाटर एंट्रिंग इनटू द ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर के फॉर्म में हमारा 2150 स्क्वायर क्यूबिक मीटर जो किलोमीटर जो है वो आपका पानी जो है ग्राउंड वाटर में चला जाता है। अगर मैं टोटल नेट अवेलेबल वाटर यूज के लिए देखा जाए तो हमारा सिर्फ वाटर अवेलेबल है 2150 वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है, 700 इवापोरेशन में चला जाता है, और 4000 ये जो वाटर है इंक्लूडिंग स्नो एंड आपका जो 0.33% हमने निकाला था उसका है। तो हमारे पास नेट अवेलेबल वाटर जो है वो सिर्फ 1115 किलोमीटर क्यूब है। अगर ये वर्ल्ड वाटर का अगर मैं निकालता हूँ, जो वर्ल्ड वाटर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, वो सिर्फ 0.025% है। यू कैन इमेजिन कि कितना कम पानी है हमारे पास, फिर भी लोग इसको समझते नहीं और ओवर एक्सप्लॉयटेशन करते रहते हैं। नाउ नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मैंने आपको शुरू में दिखाया था। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है कि वाटर एक फेज से दूसरे फेज में चेंज होता है इन डिफरेंट रेसिडेंस टाइम। इट विल द वाटर इज गोइंग टू चेंज इस from one phase to another phase having different residence time. Residence time का यहाँ क्या मतलब हुआ आप ये समझ लो कि residence time जो है इस वाटर पार्टिकल को अपने एक पर्टिकुलर फेज को चेंज करने में कितना टाइम लगता है उसी को हम कहते हैं रेसिडेंस टाइम। ठीक है, नाउ इस हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को मैं आपको फिगर के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आपको आएगा। आपको ये बता दूं कि अगर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है तो उसका मेजर रीजन जो है सनलाइट है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को ड्राइव करता है। एक इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछा गया था इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में। ओवर द ओशन सरफेस इवापोरेशन इज ग्रेटर देन प्रेसिपिटेशन। सही बात है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 9% ज्यादा होता है। लेकिन अगर बात करें लैंड मासेस पे तो प्रेसिपिटेशन ज्यादा होता है इवापोरेशन के मामले में। मींस लैंड पे आपका प्रेसिपिटेशन रेट ज्यादा है लेकिन इवापोरेशन रेट कम है। और इवापोरेशन रेट अगर देखा जाए तो आपका सी या ओशन सरफेस में ज्यादा है, वहां पे प्रेसिपिटेशन उसको काफी कम है। ठीक है, अब उसी को फर्दर मैंने डिफाइन किया है कि ये सिस्टम कंटिन्यूअस जो आपका चलता रहता है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द अर्थ एंड रिसीविंग इट बैक फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज नोन एज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। करेक्ट है। एवरेज रेनफॉल ऑफ इंडिया का 55 सेंटीमीटर है। ये अभी हम जब डिस्कस करेंगे चैप्टर उसको डिटेल में मैं बताऊंगा। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। अगर बात करें सिंपल ये अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गया मींस ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आपको समझ में आ गया। इनफैक्ट आपको 80% ऑफ द सिलेबस इज कंप्लीट किया। व्हाट इज दिस?
P स्टैंड फॉर प्रेसिपिटेशन। जो भी बारिश होती है, जो भी बारिश आपकी हो रही है, वो उस बारिश के बाद वो जो भी रेनफॉल आपका वाला प्रेसिपिटेशन हो रहा है, तो कुछ वाटर आपका इवापोरेट करेगा, कुछ आपका इन्फिल्ट्रेट करेगा, और जो बचेगा वो आपका रन ऑफ में जाएगा। बेसिकली दिस इवापोरेशन एंड रन ऑफ, ये सॉरी, इवापोरेशन एंड इन्फिल्ट्रेशन जो है लॉसेस के फॉर्म में माने जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है इनपुट। इनपुट क्या है आपका? प्रेसिपिटेशन है। रेनफॉल जो हो रहा है वो आपका इनपुट है, और ट्रांसपिरेशन हुआ है, इवापो ट्रांसपिरेशन हुआ है या इन्फिल्ट्रेशन, ये सारे एक तरह के लॉसेस हैं, और रन ऑफ आपका आउटपुट हो जाता है। अगर मैं बात करूं, जस्ट सी द फिगर, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस फिगर। देखिए इस ओशन से इवापोरेशन आपका हो रहा है, इवापोरेशन हो गया, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से अगर मॉइस्ट सॉइल है, इससे भी इवापोरेशन होता है। अगर आपका कोई वाटर बॉडीज है इन द फॉर्म ऑफ रिवर, या फिर आपके कुछ नदी टाइप है या नाला टाइप है या कुछ भी कह लो, लेक टाइप है, उससे भी आपका इवापोरेशन होता है। मॉइस्ट सॉइल से होता है, या कहीं डिप्रेशन स्टोरेज है, कहीं गड्ढे हैं, उसके थ्रू भी होते हैं। इस पेड़, अगर ये आपके मतलब ये पेड़, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, ये पेड़ है, उसके लीफ के थ्रू आपका ट्रांसपिरेशन होता है। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़े। फाइनली ये क्या होता है कि ये क्लाउड का फॉर्मेशन में होता है। एक क्लाउड यहाँ पे अगर भरा हुआ है, तो क्लाउड एक पर्टिकुलर टाइम तक ही वो मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करता है। जैसे ही वो मॉइस्चर सैचुरेट हो गया, मीन्स क्लाउड पार्टिकुलरली वो एरिया सैचुरेट हो गया, तो ये क्लाउड एयर के थ्रू आगे की तरफ बढ़ जाता है, फिर वापस से इवापोरेशन चालू हो जाता है। ये क्लाउड फर्दर बढ़ते आगे की तरफ कंडेंस करते हैं, और वही फिर वो प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आता है। जैसे ही प्रेसिपिटेशन आता है, कुछ पानी, देखिए ये मैंने दिखा रखा है, हिली एरिया में स्नो के फॉर्म में रहता है। जैसे ही आपका रेनफॉल होगा, क्या होगा, कुछ वाटर आपका इन्फिल्ट्रेट करेगा, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे ही वो वर्टिकल मूवमेंट फर्दर नीचे ग्राउंड वाटर की तरफ जाता है, तो उसको पर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्कुलेशन, करेक्ट है। एक फ्लो ऐसा फ्लो होता है कि आपका यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट किया वाटर, इन्फिल्ट्रेट करके तुरंत किसी सरफेस वाटर बॉडीज को मिल गया, उस तरह के फ्लो को हम कहते हैं इंटरफ्लो। क्या कहते हैं? इंटरफ्लो। इसको हम देखेंगे डिटेल में, ठीक है। नेक्स्ट, फर्दर अगर मैं बात करूं, तो इसी चीज की मैं बात कर रहा था। ये देखो ओशन से आपका इवापोरेशन हो गया, फिर प्रेसिपिटेशन भी होता है, इवापोरेशन फ्रॉम द रेनफॉल। ये आपको कंडेंस करके क्लाउड बनाता है, क्लाउड बनेगा। ये क्लाउड जो है आपका फर्दर आगे मूव करके कहीं ना कहीं कंडेंस करके प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में देता है। जो कुछ पानी आपका रन ऑफ के फॉर्म में भी निकलता है आफ्टर इन्फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन, जो भी प्रोसेस है अगर कंप्लीट हो गया, तो फिर जो एक्स्ट्रा पानी आता है वो रन ऑफ के फॉर्म में आपको दिखता है, करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फर्दर, तो हमारी बात होगी कैचमेंट एरिया पे। देखिए मैंने डिस्कस किया था कैचमेंट एरिया। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैचमेंट एरिया क्या है। मैं आपको प्लान से समझाऊंगा। देखो ये एक मेरा कोई कैचमेंट है, ऐसे समझो इसको। इस कैचमेंट को ये मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है समझाने के लिए, और इसका एलिवेशनल व्यू ये मैंने लिखा है। अगर बारिश होती है कैचमेंट एरिया में, तो इस पर्टिकुलर एरिया में अगर बारिश होती है, तो ये इधर की तरफ आपको एक्यूमुलेट करेगा, सारा इधर आएगा। तो इस दो कैचमेंट एरिया को जब भी कोई डिवाइड करता है, उस लाइन को हम कहते हैं रिज, या डिवाइड लाइन भी कहते हैं। ये जो इन्फ्लुएंस, अगर आपकी प्रेसिपिटेशन इधर होगी, तो जो इधर कंट्रीब्यूशन होगा उसको कहेंगे इस पर्टिकुलर कैचमेंट में कंट्रीब्यूशन। और कुछ पानी अगर इधर आता है, तो आपका दूसरे जगह कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो दूसरे कैचमेंट में चला जाएगा। तो अगर मैंने आपको ये दिखा रखा है, इसका मतलब ये कैचमेंट ए ये हो गया, और ये कैचमेंट बी हो जाएगा, ठीक है। ये कैचमेंट बी का ये मैंने दिखा रखा है बाउंड्री, और ये कैचमेंट ए का बाउंड्री, ठीक है। फाइनली ये क्या होता है कि किसी जो भी रन ऑफ डेवलप होते हैं, किसी रिवर में जाकर मिल जाते हैं, और रिवर फर्दर जाके ओशन या सी में मिल जाती है, करेक्ट है। तो कैचमेंट इज बेसिकली, कैचमेंट एरिया इज द एरिया ड्रेन्स, जो उस एरिया को कहेंगे द एरिया ऑफ द लैंड ड्रेनिंग इनटू स्ट्रीम और a water course at a given location is called catchment area. Means particularly आप ऐसे समझ लो कि इस पर्टिकुलर एरिया में जो भी आपका प्रेसिपिटेशन हो रहा है, वो ड्रेन होकर एक पर्टिकुलर जगह पे आ जा रहा है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम कहते हैं कैचमेंट एरिया, ठीक है। कैचमेंट एरिया को हम अलग अलग नाम से भी जाने जाते हैं। ड्रेनेज बेसिन भी कहा जाता है, कैचमेंट बेसिन भी कहा जाता है,
इसको वाटर शेड भी कहा जाता है। यूएस में इसको बेसिकली वाटर शेड के नाम से मोस्टली इट इज नोन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मैंने कहा था कि दो आपको बताया था रिज। ये रिज लाइन क्या है? बेसिकली रिज लाइन जो है दो कैचमेंट के बीच को डिमार्केट करता है, मतलब सेपरेट आउट करता है। दिस इज रिज लाइन। रिज लाइन दो, ये आपका रिज लाइन हुआ, ये रिज लाइन हुआ, मतलब ये इधर का कैचमेंट हो गया, इधर का कैचमेंट हो गया, करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट की बात करूं तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो कि मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि व्हाट इज हाई, आइसो हाइट क्या है, आइसोक्लिस क्या है, आइसोमिक्स क्या है, आइसोक्रोम क्या है। तो समझ लीजिए ये आइसो हाइट जो है बेसिकली लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट इक्वल रेनफॉल डेप्थ, जैसे कंटूर होता है उसी तरीके से इक्वल रेनफॉल डेप्थ है। फॉर एग्जांपल 10 mm की बारिश हुई, 15 mm की बारिश हुई, अगर उसको हम ज्वाइन करके कुछ बनाना चाहें तो उस पॉइंट पे उसको हम कहते हैं आइसो हाइट। उसी तरीके से अगर आपने पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन के point having equal depth of potential evapotranspiration, PET stands for potential evapotranspiration। अगर किसी मैप पे आपने उस पॉइंट को जिसका इक्वल डेप्थ ऑफ पोटेंशियल इवापोट्रांसपिरेशन उसको मैप पे डिपिक्ट किया तो वैसे मैप को हम कहते हैं आइसोक्लिक, करेक्ट है, या वैसे लाइन को आइसोक्लिक कहते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, जो इक्वल डेप्थ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ हैविंग इक्वल स्नोफॉल उसको हम आइसोनिक कहते हैं। उसी तरीके से आइसोक्रोन जो है इमेजिनरी लाइन है विच ज्वाइंस ऑल द पॉइंट हैविंग इक्वल टाइम ऑफ ट्रैवलिंग एट कैचमेंट। इक्वल टाइम ऑफ ट्रैवल कैचमेंट में कितना पानी, जो भी कैचमेंट में पानी जमा होता है वो टाइम ऑफ ट्रैवल से ट्रैवल करता है और फाइनली वो कैचमेंट के आउटलेट पे जाके किसी रिवर से मिल जाएगा या किसी लेक से मिल जाएगा, करेक्ट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, ये हमारा 30 सेकंड का क्वेश्चन सेशन है जिसमें मैं आपसे पूछूंगा जो भी व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर आइस एज पर यूनेस्को। टर्मिनोलॉजी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में पूछा गया है, तो केमिकल सिंबल उसके आप अगर आपको पता है तो बता दो, नहीं तो इसका केमिकल सिंबल इज हिस्ट्री। आई होप एक तरह का ये 30 सेकंड का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप दिया गया है समझने के लिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, अगर बात करूं व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइक्लिंग, मैंने एक्सप्लेन किया, आई होप इसको तो आप सॉल्व कर लोगे। मैं पढ़ रहा हूं, व्हाट इज हाइड्रोलॉजिकल साइक्लिंग, प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू लैंड। ये होगा क्या, आई डोंट नो। प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम सी टू बैक टू सी अगेन, ये होगा। प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम स्नोमैन इन माउंटेन्स टू सी, ये होगा क्या। Now process involved in the transfer of moisture from sea to land and back to sea again. Yes, this is the correct answer. Answer is D. Okay. Now next, हाइटोग्राफ क्या है बेसिकली, इस टॉपिक को भी मैंने कवर नहीं किया, अभी मैं बता देता हूँ। इट इज ए प्लॉट बिटवीन cumulative rainfall versus time. Sorry, hydrograph is basically rainfall intensity versus टाइम को कहा गया है। ये मैंने अभी टॉपिक कवर नहीं किया है लेकिन मैं इसको बाद में बताऊंगा, ठीक है। इट इज रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, हाइड्रोग्राफ को कहा गया है। क्यूमुलेटिव रेनफॉल वर्सेस टाइम को हम लोग कहते हैं मास का। लेट विल सी आगे चल के हम लोग देखेंगे इसको सारे को, ठीक है। रेनफॉल डेप्थ वर्सेस ड्यूरेशन का आपको डैट कहा गया है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, इसको देखते हैं। वाटर लॉसेस, क्या इवेपोरेशन के थ्रू हो सकता है। रन ऑफ स्ट्रीम फ्लो, अगर रन ऑफ है तो स्ट्रीम फ्लो है। पॉपुलेशन, सॉइल इरोजन, स्ट्रॉन्ग प्रेसिपिटेशन। आपको क्या लगता है कौन सा आंसर होना चाहिए गलत, इसमें कौन सा मिस मैच है, मतलब करेक्टली मैच नहीं किया गया, बता सकते हो क्या। ठीक है, टाइम अप होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें देखिए, ठीक है, टाइम अप। वाटर लॉस इवेपोरेशन की वजह से होता है ऑब्वियसली। जब रन ऑफ होगा तो उसको स्ट्रीम फ्लो कहते हैं। पर्कुलेशन क्या होता है, पर्कुलेशन इज बेसिकली इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन का दूसरा टर्म मैंने कहा था पर्कुलेशन कहा जाता है, उसको मैं डिफाइन करूंगा। तो पर्कुलेशन की वजह से आपका कभी भी सॉइल इरोजन नहीं होगा, इसका मतलब सी इज नॉट करेक्ट, विच इज नॉट मैच। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने कहा था आइसोहाइट। आइसोहाइट किसको कहते हैं, आइसोहाइट अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, ज्वाइन द इक्वल रेनफॉल डेप्थ, करेक्ट है। देखिए गेट 2013 में क्वेश्चन
पूछा गया, करेक्ट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, हाइटोग्राफ इज ए ग्राफ रिप्रेजेंटिंग, अभी ये डिस्कस किया है, रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको बेसिकली अभी मैंने डिस्कस किया है, तो ये गेट 97 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, रेनफॉल इंटेंसिटी ओवर एरिया। आज के लिए मुझे लगता है कि काफी है, नेक्स्ट सेशन में मैं देखता हूँ आगे आगे मुझे बताना होगा प्रेसिपिटेशन क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। प्लीज फर्दर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्राइब करें मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस सब्जेक्ट के लिए, और आपको पीडीएफ में डाउनलोड में मिल जाएगा, डाउनलोड सेक्शन में, इसके लिए मैं नोट्स अपने अवेलेबल करा दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कराएं। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट, आप ये कोड, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कोड डालना मत भूलना, जब भी आप सब्सक्राइब करो इकबाल 10 ये कोड जरूर डालना, आपको 10% ऑफ भी मिलेगा, और आपको जो और मेरे थ्रू आप सब्सक्राइब करोगे 10% ऑफ है, उसके अलावा आपको अंदर फैसिलिटीज भी। थैंक यू वेरी मच।